नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा सर करता हूँ आप सभी का स्वागत। आशा है उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। फटाफट से सभी बच्चे लाइव हो जाइए। और चलिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कल क्लास नहीं होगी और उसी के हिसाब से मैंने कल क्लास आपकी नहीं ली। कुछ काम था, मैं अपने होम टाउन घर गया हुआ था जो कि मेरा आगरा में है। तो मैं आगरा से जस्ट आज सुबह ही लौटा। पहले मैंने एसएससी जीडी वाले बच्चों के ऐप पे पढ़ाया, अब आपके साथ इस क्लास को लेकर मैं उपस्थित हूँ, प्रस्तुत हूँ। फटाफट से आ जाइए, शुरुआत करते हैं जहां से हमने हिस्ट्री छोड़ी थी उसी के आगे। हम इंडो ग्रीक रूलर्स कर रहे थे, भारतीय यूनानी शासकों को कर रहे थे, और उसी के आगे ही अब हमें चलना है। और भारतीय यूनानियों में आपने देखा होगा, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाया था मेंढर के बारे में। यानी कि मेंढर एक ऐसा आपका राजा रहा जो सोने के सिक्के भी जारी करता, और इंडो ग्रीक राजा था वो। यस गणेश कुमार जी, यस मेरे बच्चे। पैर छू के प्रणाम तो भाई, हाथ रख के तहे दिल से पूरे मन से आशीर्वाद। मेरी जिंदगी के भी जो अच्छे कर्म हो वो भी आपको लग जाए। जिलुर रहमान जी, बिल्कुल धन्यवाद जी, धन्यवाद इतना प्यार करने के लिए जी। बिल्कुल अच्छा, एक दिन में मिस कर लिया। खैर मैं सही बताऊं, मैंने मिस नहीं किया क्योंकि मुझे कल मिस करने का टाइम नहीं था। गाइस सच में मैं इतना बिजी था कि कल मैंने खाना भी रात को 8 बजे खाया सीधे। सुबह एक कप चाय और थोड़ा सा मैंने ब्रेकफास्ट में बटर ब्रेड लिया था। उसके बाद सीधे मैंने कल रात को खाना ही खाया 8 बजे, तो इसलिए टाइम नहीं मेरे को मिल पाया। बाकी कोई नहीं, आप सभी के लिए रेलवे पे भी मैं रेलवे में के बारे में यूट्यूब पर, विद्याग्राम यूट्यूब पर बहुत जल्दी प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस सेशन मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूँ। सो बी रेडी फॉर दैट। उसके लिए आप सभी रेडी हो जाइए। इस बार जो आने वाला संडे है, शाम को 7 बजे मैं आपकी मैराथन क्लास लूंगा जी के जीएस का, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के हिसाब से। तो चले भाई, हम लोग कर रहे थे क्या? हम लोग कर रहे थे इंडो ग्रीक, और मैंने आपको बोला कि इंडो ग्रीक को हटाकर फिर जो स्थान आया, दैट इज द सकाज। छोटा सा ही है सकाओं का दौर, लेकिन इतिहास के लिए बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो राइट ऑन द हेडिंग, अ सकाज। और हम बोलेंगे झकास। इंग्लिश में सकात, और वैसे हिंदी में बोलते हैं सक। ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी से लेके करीबन फोर्थ सेंचुरी तक इनका शासन रहेगा। लिख लेना, फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी टू फोर्थ सेंचुरी। अब हम एडी में आ गए हैं, ठीक है। अब ये जो कुछ भी होगा सब कुछ ईसवी में होगा। तो एडी यानी कि ईसवी में होगा। शकों को पढ़ेंगे। ये इंडो ग्रीक ही हैं, ये भारतीय यूनानी ही हैं। ठीक है, ये भारतीय यूनानी लोग ही हैं जो कि यहाँ पर रूल कर रहे हैं। अलग अलग एग्जाम के ऊपर बेटे कंप्यूटर के डिपेंड करते हैं। जैसे आप मान लो सीबीटी है, एएलपी है, सीबीटी 2 है, सीबीटी 1 है, ठीक है, जेई है। तो हर में अलग अलग के हिसाब से कंप्यूटर का फिटेज होता है। ठीक है। तो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर, यानी कि पहली शताब्दी से लेकर आपकी चौथी शताब्दी ईसवी तक। ठीक है। सकास की अगर हम बात करें तो शकों में काफी सारे शासक रहे हैं, लेकिन अब सबसे पहले और सबसे मेन, सबसे अहम शासक का ही बस केवल नाम लिखिए, रुद्रदमन। आपको जो याद करना है, दैट इज द रुद्रदमन। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे, रुद्र दमन। तो रुद्र दमन नाम का राजा या शासक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 130 से लेकर 150 एडी तक ये रहा है। 130 टू 150 एडी। ठीक है, लिख लो 130 से लेकर 150 ईस्वी तक। अरे जो मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर बहुत मुश्किल जाएगा। जो मैं थ्योरी कराऊंगा वो, और साथ में जो क्वेश्चन कराऊंगा वो, चाहे यूट्यूब के हो या ऐप के हो, जब तक आप ये दोनों बातें मिलकर नहीं करोगे तब तक आप समझ लो कि आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। 130 से लेकर 150 एडी या ईसवी तक सकाज। रुद्रदमन जो है, ये दो बातों के लिए जाना जाता है। मैं वो बातें आपको यहीं बता देता हूं। पहली बात लिख लो, ही बिल्ट
जूनागढ़ पिलर। इसने जूनागढ़ स्तंभ बनवाया। अरे पेन और नोटबुक निकालो, तभी मजा आएगा पढ़ने में। जूनागढ़। साथ साथ, जब साथ साथ क्लास में लिखोगे ना, मैं स्पीड इतनी रखता हूं कि आप साथ साथ में लिखकर याद भी कर सकते हो, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा ये। नहीं, ये पहला शासक नहीं था, इससे पहले और भी मतलब आए थे, लेकिन शकों में क्या है कि रुद्र दमन से ही आपके मतलब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट फेमस रूलर हम बोल सकते हैं। पहला शासक था रुद्रदमन फर्स्ट, और ये मतलब और ये है रुद्रदमन सेकंड, आप ऐसे समझो। तो जूनागढ़ स्तंभ बनवाया। और जूनागढ़ स्तंभ कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। जूनागढ़ स्तंभ आपका गुजरात में है। गुजरात। अरे थैंक यू देव। दूसरा काम जो रुद्रदमन ने किया, जहां से क्वेश्चन बनता है, लिखो, ही ऑल्सो बिल्ट सुदर्शन लेक। इसने सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया। लिख लो सुदर्शन झील। ये भी गुजरात में। गुजरात में। सुदर्शन झील भी आपकी गुजरात में है। सुदर्शन झील को मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये रही जी आपकी सुदर्शन झील। ये धौलावीरा की रीजन गुजरात में है। ये देखो, ये गुजरात की लोकेशन है, मैप भी मैंने साथ में लगा दिया आपके लिए। और ये सुदर्शन लेक है। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। बल्कि मैं आपको बताऊं ना, निर्माण शब्द मत देखो, आप लिखो, इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई है। मरम्मत। लिखो रिपेयर्ड, ही रिपेयर्ड। रिपेयर शब्द का बल्कि सही इस्तेमाल करना। कई बार वो आपसे एग्जाम में पूछता है कि सुदर्शन झील किसने बनवाई। ठीक है, अब आपसे पूछोगे सर ओरिजिनली फिर ये झील किसने बनवाई? अगर इसने रिपेयर करवाई थी, तो फिर इसको बनवाया किसने था? ओरिजिनली किसमें मतलब बनवाया था? यस विकास होता है। तो आप लिख लो सुदर्शन लेक बिल्ट बाय, बिल्ट बाय पुष्यगुप्त। सुदर्शन झील को पुष्यगुप्त ने बनवाया। पुष्यगुप्त ने। लिख लो, ओरिजिनली दिस लेक वॉज बिल्ट बाय पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त कौन था? तो लिख लेना, मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था।
देखो वही चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का शासक यानी कि फाउंडर रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का ये मिनिस्टर, ये मंत्री था जिसने ओरिजिनली सुदर्शन लेक या फिर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन शकों में रुद्रदमन से आपके बनेंगे, आप इसे याद कर लेना। रुद्रदमन की मतलब शकों को रिप्लेस किया कुषाणों ने। तो मुख्यतः जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कुषाणों से बनते हैं। राइट डाउन द हेडिंग कुषाण डायनेस्टी यानी कि कुषाण वंश। कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश इंडो ग्रीक भारतीय यूनानियों में अंतिम वंश है ये। और जितने भी विदेशी आए मौर्यों के बाद, उनमें सबसे बेहतरीन काम भी इन्हीं कुषाणों ने ही किया है। कुषाण सबसे शानदार काम करके दिखाएंगे। फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी, अब सब कुछ एडी और ईसवी में ही होगा, पहली से लेकर तीसरी शताब्दी तक। कब से पढ़ा रहे हैं लव कुमार पूछ रहे हैं, तो मैं ठीक 4:02 से पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक 4:02 से। ठीक है। तो कुषाण वंश, कुषाण वंश में पहले तो आपसे यह पूछा जाएगा कि कुषाण वंश के जो रूलर्स थे वो कहां से थे। तो लिख लो, दे बिलोंग्ड टू ये चीज ट्राइब। इनका संबंध ये चीज नामक जनजाति से था। ये चीज बड़ी है मस्त मस्त वाला, ये चीज जनजाति से थे। एक तो क्वेश्चन ये चीज पूछा जाता है, बहुत कम एग्जाम्स में आता है, बहुत कम सेटों में, लेकिन जब कभी भी आएगा तब आपका बहुत शानदार बनेगा। नहीं, ये मंगोलियन ट्राइब नहीं थी। आप लिख लो, ये चीज ट्राइब का मतलब सेंट्रल एशिया। ये चीज मध्य एशिया के रहने वाले हैं जी। ये मध्य एशिया से हैं, याद रखना जी। ये मध्य एशिया से है। मध्य एशिया समझते हो? है मध्य एशिया जैसे आपका कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान, जितने भी एंड में तान लगते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सबको मतलब छोड़ के उनको हम कहते हैं मध्य एशिया यानी कि आपका सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया को आप जरा, नहीं विकास, वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट बताओगे वॉइस की कोई दिक्कत है? क्योंकि आपके अलावा किसी और बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा है। वॉइस तो एकदम परफेक्ट आ रहा है बेटा, आप उसकी टेंशन मत लो। ये देखो जी, ये एक सेकेंड, ये है जी सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। मध्य एशिया में आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी में भी मैंने आपको बताया था, ये कजाकिस्तान है।
कजाकिस्तान के नीचे ये उज्बेकिस्तान है। ठीक है, आप जैसे देखेंगे ये किर्गिस्तान है, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सबको मिलाकर ये सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया कहा जाता है। ये सेंट्रल एशिया, ये मध्य एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये मध्य एशिया का मैप आपने अच्छे से देख लिया होगा। ठीक है, मध्य एशिया। अगर हम कुषाणों की बात करें जो मध्य एशिया से आए थे, तो कुषाणों में आपको दो रूलर्स, दो शासक बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम कुषाणों के रूलर्स की बात करें तो आप दो शासकों को याद कर लेना। पहले शासक हुए हैं, देखो नाम इनके बहुत अलग है, कुजल कद फिसस। देखो नाम मैंने नहीं रखे, बाहर से आए ना इसलिए, कुजल कद फिसस, कुदल कस फिसस। और एक शासक आपका मतलब है, चीन मध्य एशिया में नहीं आता जी, वो ईस्ट एशिया में आता। चीन आपका पूर्वी एशिया का मतलब भाग है। आज पॉलिटी कौन से सर पढ़ाएंगे? पॉलिटी बेटे मैं ही पढ़ाऊंगा, उसमें लिखा नहीं है, पॉलिटी पाए दीपक सर के नाम से लिखा होगा ना, मैं ही पढ़ाऊंगा बेटा आपको पॉलिटी, टेंशन मत लो। ठीक है, और एक आपके हुए हैं कुजल कदफिसस, वो भी कुजल कदफिसस ही हुए हैं, कुजल कदफिसस। लेकिन ये पहले हुए तो ये हो गए कुजल कदफिसस फर्स्ट यानी कि प्रथम, और ये हो गए कुजल कदफिसस सेकंड यानी कि द्वितीय। तो कुजल कदफिसस फर्स्ट और सेकंड हुए हैं। कुजल कदफिसस फर्स्ट और सेकंड हुए हैं। पहला वाला पहला रहा है जिसने इस वंश की स्थापना करी, और सेकंड वाला सेकंड मतलब रहा है। लेकिन इसमें से ये जो सेकंड वाला है, ये जो बालक है, जो सेकंड वाला जो बालक है, इस सेकंड वाले को विमा भी कहा गया है। इसका एक और नाम मिलता है विमा। तो आप मतलब याद कर लेना कि सेकंड वाले को विमा भी कहा गया है। एंड ही ऑल्सो इशूड गोल्ड कॉइन्स, और इसने सोने के सिक्के जारी किए थे, याद रखना। इसने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो कुषाणों में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्कों को जारी करने वाला कौन था? तो सोने के सिक्कों को जारी करने वाला था आपका कौन? अरे बारिश पड़ रही है भाई। कुषाणों में सबसे पहले था, संडे की ज्योग्राफी का मैराथन नहीं मिला है, मिल चुका है। आप विद्याग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम पर जाइए, मैंने आज ही अपलोड किया क्योंकि टेलीग्राम आज ही से शुरू हुआ है। और आप जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से जो टेलीग्राम है वो भी आप ज्वाइन कर लो, वहां पर भी मैंने ये पीडीएफ डाल दी है। ठीक है, तो जीएस बाय दीपक शर्मा के नाम से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, वहां पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टाग्राम दीपक दा शर्मा के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर लेना। ठीक है, ओके। तो गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के कुषाणों में सबसे पहले यही लेके आया। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हम पढ़ेंगे जो कुषाणों का सबसे मशहूर शासक हुआ है। तो लिख लो फेमस कुषाण रूलर, फेमस रूलर लिख लो, मशहूर राजा।
कुषाणों में, और हेडिंग डालो जी कनिष्क। कनिष्क नहीं, कनिष्क कुषाणों का ही पार्ट है, कुषाणों में ही आता है। कुषाण नया मतलब अलग चैप्टर आप बोल सकते हो। कैपिटल क्या था यार, इस पे आएंगे अभी। कनिष्क तो अभी शुरू कर रहे हैं। कनिष्क इनमें बहुत ही शानदार राजा रहा है। कनिष्क, राइट डाउन द हेडिंग कनिष्क। आग लगा देगा कनिष्क। मतलब अगर एंशिएंट हिस्ट्री में हम बात करें कि अगर सम्राट अशोक के बाद कोई राजा वाकई में बहुत बेहतरीन है तो वो है जी आपका कनिष्क। वो है जी आपका कनिष्क। समय लिख लो, 127 से 150 ईस्वी, 127 टू 150। अब सब कुछ एडी में ही होगा, ईस्वी में ही होगा। जब समय इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते हुए क्रम में हो, तो हम इसको मतलब एडी ही कहते हैं, हम इसको ईस्वी ही कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। किसने लिखा है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाली लाइन कौन? अरे वादेव, मुझे उम्मीद थी बेटा आप ही लिखोगे। वेरी गुड। और भी इस बैच में वैसे काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। कनिष्क, कनिष्क। चलो लिखना शुरू करें इसको। तो सबसे पहले लिखो कनिष्क। ही स्टार्टेड शक संवत। लिख लो, इसने शकों को हराया था तो इसीलिए इसने शक संवत की शुरुआत करी थी। शक संवत का मतलब लिख लेना नेशनल कैलेंडर। इस समय अपने देश का नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत ही है। और शक संवत की शुरुआत 78 एडी 78 ईस्वी से इसने की थी। मतलब इसने शक संवत जो अपना कैलेंडर है उसकी शुरुआत की जो डेट मानी है वो 78 एडी मानी है इसने, 78 ईस्वी मानी है। किसने? कनिष्क ने। बिट्टू प्रताप, क्या मैसेज है बेटा आपका? हाँ बेटा, ये चैप्टर बताया तो, ये चैप्टर कुषाण का पार्ट है। कुषाण वंश हम मतलब कर रहे हैं, कुषाण वंश अलग चैप्टर, हालांकि इंडो ग्रीक में आते हैं कुषाण, ठीक है। तो शक संवत यानी कि नेशनल कैलेंडर को शुरू करने वाला कौन? कनिष्क। अच्छा, एक और बात, कनिष्क के कोर्ट में, दरबार में एक स्कॉलर रहता था, एक विद्वान रहता था। उस स्कॉलर का नाम लिख लो। स्कॉलर और विद्वान का नाम था चरक। सुना होगा जी आपने। इसके कोर्ट में रहता था जी चरक। चरक ने एक फेमस बुक लिखी, एक किताब लिखी। किताब का नाम था चरक संहिता। 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 और इस किताब का संबंध मेडिसिन, लिख लो, चिकित्सा के साथ था, क्योंकि जो चरक थे वो मेडिसिन फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में बहुत नॉलेज रखते थे।
बहुत नॉलेज रखते थे। कौन जी? चरक। ठीक है, इसीलिए चरक को, अब जो मैं पॉइंट लिखाने जा रहा हूं वो आपकी किस्मत बदल सकता है। इसीलिए हम चरक को कहते हैं फादर ऑफ आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेद के पिता। आयुर्वेद के पिता यानी कि पापा। तो अगर पूछा जाए फादर ऑफ आयुर्वेद इन इंडिया, यानी कि भारत में आयुर्वेद के पिता कौन है, जब कभी आपने मेरे और शुभम मैम का एक अमृता हॉस्पिटल वाला शॉट देखा होगा जिसमें मैं और शुभम मैम गए हैं और वहां पर बता रहे हैं कि भाई के विश्व का सबसे मतलब एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल है आपका अमृता हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद रीजन में है। यार मेरा गर्दन में दिक्कत है यार, ऐसे नहीं, सॉरी गाइस, मतलब ऐसे करके बुलाना पड़ रहा है जैसे। अरे कल सोते वक्त ना मुझे लगता है कल का शायद रूटीन मेरा डिस्टर्ब हो गया, तो कल रात को ना सोते हुए नस चढ़ गया। गुड़गांव वाला नहीं, बड़ा दिल्ली एनसीआर का फरीदाबाद वाला। तो जब आप उस हॉस्पिटल में एंट्री करोगे ना, तो बिल्कुल एंट्री करते शुरुआत में आपको सबसे पहले एक ऋषि मुनि की फोटो आएगी, एक स्टेचू आएगी, मूर्ति। वो चरक की ही मूर्ति है। दैट इज द चरक। ठीक है, तो चरक ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत बड़ा विद्वान रहा चरक। अगर हम कनिष्क की बात करें तो लिख लो, कनिष्क है टू कैपिटल्स, इसने दो राजधानियां बनाई, यानी कि कनिष्क की दो राजधानियां थी, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुषाणों की दो राजधानी थी। पहली राजधानी मथुरा। मथुरा तो सुना ही होगा यार, मथुरा यूपी उत्तर प्रदेश, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। जोश आ जाता मुझे पढ़ाते पढ़ाते। सर इसी से आयुर्वेदिक ले लो, अरे मूर्ति बनी हुई है, आयुर्वेदिक ले लो। अच्छा मतलब दर्द हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं। और दूसरी राजधानी थी इनकी पुरुषपुर, सेकंड कैपिटल थी पुरुषपुर। पुरुषपुर, पुरुषपुर बोले तो आज का पेशावर है ये। तो पेशावर का पुराना नाम पुरुषपुर था, और पेशावर बोले तो पाकिस्तान। फटाफट छापो ये कैपिटल वाला पॉइंट, राजधानी वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूछ रहे थे ना सर राजधानी, तो बहुत खास पॉइंट, तो खास समय आएगा मेरे बच्चे, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा। पुरुषपुर। जैसे हो जाए लिख देना डन, फिर अगला पॉइंट लिखा दो जल्दी जल्दी, साथ साथ लिखा करो। जीशान मेहंदी। डन, वेरी गुड, चलो। अच्छा और देखो, लिखना कनिष्क कंट्रोल्ड सिल्क रूट। अच्छा वो चौथी बौद्ध परिषद इसके समय में हुई थी, वो पॉइंट याद रखना, यहां लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इसे बौद्ध चैप्टर में कर चुके हैं। लिखो, इसने रेशम मार्ग का संचालन किया या नियंत्रण किया, मतलब सिल्क रूट को इसने कंट्रोल किया। तो बहुत अच्छा पॉइंट है रेशम मार्ग। रेशम का लहंगा, रेशम की साड़ी, रेशम का कुर्ता। पेशावर क्या है? पेशावर शहर है पाकिस्तान में बेटा, छोटू कुमार, कौन, बिट्टू प्रताप। चलो मैं आपको रेशम मार्ग दिखाता हूं, मैं आपको सिल्क रूट दिखाता हूं, ये बिना मैप के समझ में नहीं जी। देख रहे हो हिस्ट्री में भी मैंने मैप डाल दिया।
मैं जब तक बच्चों के दिल जहन में ना उतर जाए तब तक मैं क्लास को खत्म करने में विश्वास नहीं रखता हूँ मेरे बच्चे। इससे समझो। चलो इससे समझो, ये मैं बढ़िया। भाइयों बहनों, सॉरी, भाइयों और उनकी बहनों, आओ वहां समझते हैं भाइयों बहनों, मित्रों। आज दीपक सर आपको ठीक 4:30 बजे सिल्क रोड बताने वाले हैं। इस बात की खबर हर जगह फैला दो मित्रों। देखो भाई मित्रों, ये चाइना है, चीन। यहाँ चीन से रेशम शुरू होता था और यहाँ इंडिया के कश्मीर से होते हुए ये पर्शिया वगैरह वेस्ट एशिया जाता था। तो सिल्क रूट जोड़ता था चीन को पश्चिम एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ। याद रखना, ये चाइना को वेस्ट एशिया के साथ मतलब जोड़ा करता था पश्चिम एशिया के साथ। अब चाइना ही क्यों? भाई सिल्क रूट मतलब ऐसा रास्ता जो चीन को पश्चिम एशिया, चाइना ही क्यों? तो आप मतलब लिख देना कि जो सिल्क था उसका इन्वेंशन चीन में हुआ था, इन्वेंटेड इन चाइना। लिखो, रेशम का आविष्कार चीन में हुआ था। रेशम का आविष्कार सबसे पहले रेशम को चीन ने ही बनाया था। ठीक है, तो रेशम का आविष्कार चीन में हुआ, इसलिए उस समय चीन काफी मतलब फेमस हो गया। और रेशम भी बहुत महंगा है। आज भी आप खरीदने जाओ तो रेशम महंगा ही मिलेगा, रेशम सस्ता मिलने वाला नहीं है जी आपको। ठीक है, तो सोचो उस समय तो राजा महाराजा जो स्टेटस सिंबल होता था मतलब रेशम, आम आदमी बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। आज कम से कम मेरे जैसा आदमी किश्तों पर ही सही, लेकिन अपनी माँ के लिए एक सिल्क साड़ी, रेशम की साड़ी तो लेके आ ही सकता है। तो सिलेक्शन होते सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगा। वेरी गुड, मैं भी बेटे आपके सिलेक्शन की मिठाई खाने के लिए उत्सुक हूँ। तो सिल्क मार्ग का मतलब, रेशम मार्ग का मतलब है कि जिस मार्ग से, ध्यान देना जी भाइयों बहनों, जिस मार्ग से जिस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था, जिस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था भारत के कश्मीर से होते हुए, तो जिस मार्ग से रेशम का व्यापार होता था उसे सिल्क रूट कहा गया। लिख लो, ये है जी सिल्क रूट। ये है जी आपका सिल्क रूट। ठीक है, सिल्क रूट, रेशम मार्ग किस किस को जोड़ता था? चीन को वेस्ट एशिया के साथ, यानी कि चीन को पश्चिम एशिया के साथ। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं कि रेशम मार्ग चाइना को वेस्ट एशिया के साथ जोड़ा करता था। किस किस को? चाइना को वेस्ट एशिया के साथ। ठीक है, अरे यार पूरा ही गड़बड़ हो गया, रुक जा, फिर से बनाता हूँ। ये रेशम मार्ग का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। फिर मत बोलना कि सर पहले क्यों नहीं बताया आपने, क्योंकि पहले तो मैं बहुत कुछ बताता हूँ लेकिन आप लोग उस हिसाब से पढ़ते और समझते नहीं हो। कश्मीर से होते हुए ये जाएगा। ठीक है, लो पूरा मैंने एक्सप्रेस वे बना दिया। ठीक, ये देखो, ये वेस्ट एशिया, ये पश्चिम एशिया में आते हैं, सऊदी अरब, ईरान वीरान ये सब। ठीक है, और ये चाइना है जी यहाँ पे। और ये है आपका सिल्क रूट, सिल्क रूट, रेशम मार्ग। लिख लो, कनेक्टेड चाइना विद
वेस्ट एशिया, चीन को पश्चिम एशिया के साथ जोड़ता है ये। सर आप मेरा दिल जीत लिए, लेकिन मेरे पास एक ही दिल है। कोई नहीं बेटा, वो अपनी होने वाली धर्म पत्नी को ही देना, फैमिली भी बहुत जरूरी है। राडो पहनते हैं आप सर, ईएमआई नहीं फुल पेमेंट में लेते होंगे। अरे राडो तो गिफ्टेड है यार भाई, राडो गिफ्टेड है। बोलो ठीक है, रिश्तेदार वगैरह गिफ्ट देते रहते हैं यार। हाँ, ऐसा थोड़ी ना। मैं महंगी चीजों का खरीदने का शौकीन नहीं हूँ। ये राडो की जो कहानी है, जो आप तक पता नहीं कैसे पहुंची है, देखो मैंने इसलिए पहनता नहीं है। देखो ये रही राडो, ठीक है, मैं इसे पहनता नहीं हूँ, मैं बस स्टूडियो में रखता हूँ। देखो हाथ की कलाइयाँ खाली, क्योंकि सबने टोकना शुरू कर दिया था मुझे, हिमांशु सर ने, जय सर ने, ठीक है, और रीजनिंग वाले सर ने। तो ये तीन जो सर हैं, रीजनिंग वाले सर, इंग्लिश वाले सर और हिमांशु सर, ये तीन मेरी बहुत टांग खींचते हैं यार। ये तीन मेरा मतलब बहुत वो करते हैं, अरे सर आपका जलवा है, ऐसा है वैसा है। तो इसलिए मैंने फिर पहनना ही छोड़ दिया। क्या यार, चलो कोई नहीं। पर्शिया मतलब ईरान से है जी। सिल्क का अभी प्राइस कितना होगा पता नहीं, मैंने तो खरीदा नहीं कभी सिल्क, मतलब रेशम कभी खरीदा नहीं यार। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपने माता पिता के साथ आज से 8 साल पहले एक शॉप पर गया था, तो बहुत अच्छी सिल्क साड़ी उस समय 12,000 रुपए की आ रही थी यार। एक बहुत अच्छी साड़ी 12,000, ये दे आप ये आइडिया मतलब लगा लो। सिल्क इस समय मतलब एक अच्छा सिल्क करीबन मिलता है 2,000 रुपये पर मीटर के हिसाब से, आप आइडिया लगा लो। एक अच्छा खासा सिल्क 2,000 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिलता है, और एक साड़ी करीबन 4 मीटर के आसपास की होती है। तो आप इसी बात से आइडिया लगा सकते हो कि करीबन मतलब 8-10 हज़ार की एक अच्छी साड़ी आती है। तो चीन से रेशम मार्ग निकलता था, इसको इसने कंट्रोल किया। और ये कहां से होते हुए? कश्मीर से होते हुए, याद रखना, वाया कश्मीर। ये कश्मीर का रीजन इसके नियंत्रण में था। तो कनिष्क के कंट्रोल में था कश्मीर। सोचो, जिसे मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी कंट्रोल नहीं कर पाए, कांग्रेस की सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, कनिष्क ने आज से हजारों साल पहले कश्मीर को कंट्रोल करके छोड़ दिया है। अरे देव बोल रहा है कि सर मुझे लगता है आप टांग खींचते होंगे। नहीं यार, मेरा नेचर वैसा नहीं है। मैं बहुत ही शांत प्रभाव का आदमी हूँ, बहुत शांत रहता हूँ, बहुत ही रिजर्व रहता हूँ। बस क्लास में लेकिन बहुत बोलता हूँ। मेरा जो भी आपको फनी और जॉली नेचर मिलेगा वो क्लास में मिलेगा। आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, टीचर मीटिंग में सबसे कम बोलने वाला मैं ही हूँ। सौरभ सर आपकी वॉच का प्राइस क्या है? देखो वैसे गिफ्टेड है, मतलब मैंने तो खरीदी नहीं है, तो मुझे नहीं पता यार कितना है। ठीक है। लेकिन आप लोग पूछ रहे हो तो बताता हूँ, मतलब ठीक है, क्योंकि मार्केट में रहते हैं तो आइडिया तो रहता ही है। जो मतलब वॉच है वो करीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास के, 2.50 लाख, 2.5 लाख रुपए के आसपास के है। तो मुझे तो कई बार ये लगता है कि पहनूं तो कोई दिल्ली जैसे शहर में कोई हाथ काट के ना ले जाए 2.5 लाख रुपए के चक्कर में। ठीक है। यस, तो ये आप रेशम मार्क के ऊपर बहुत फोकस कर रहा हूँ, आप इसे अच्छे से याद रखना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख लीजिए। अगला पॉइंट आपके लिए और महत्वपूर्ण है जी। सेंट्रल एशिया वाला मैप तो यहाँ लेके आओ। ये मध्य एशिया से थे, ये पॉइंट तो यहीं जाएगा। ठीक है, ओके। अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना था। चलो, लेकिन कनिष्क के बारे में, ही इशूड हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स। इसने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए। तो इतिहास में अगर किसी राजा ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए तो वो यही है। देखो, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, तो सबसे अधिक या सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, सबसे अधिक या सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशूड बाय द कनिष्क। कनिष्क ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए हैं। ठीक है। तो अगर कोई भी राजा ऐसा रहा हो जो इंडिया में रहा हो, तो उसमें से सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कनिष्क ने चलाए। ये देखो, कनिष्क के सिक्के इस प्रकार के होते थे। ये कनिष्क के गोल्ड कॉइन्स हैं। ठीक है, भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के। तो ये कनिष्क के द्वारा गोल्ड कॉइन चलाए गए, देख लेना।
ये सोने के सिक्के। और इसी वंश में मैंने स्टार्टिंग में याद करो लिखाया था, विमा नामक राजा यानी कि कुजल कथफिसस नामक राजा, उसने भी सोने के सिक्के चलाए हैं। उसने भी गोल्ड कॉइन्स का यहाँ पे संचालन किया है, उसके द्वारा भी गोल्ड कॉइन्स मतलब बड़े मात्रा में चलाए गए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ये कुषाणों के गोल्ड कॉइन्स की इमेजेस हैं, जब आपके सामने आएंगी तब आपको याद होनी चाहिए। प्लस नोट बनाकर एक पॉइंट लिखें, इन हिज टाइम यानी कि कनिष्क के समय में ही, इन हिज टाइम कनिष्क के समय में ही गांधार आर्ट डेवलप्ड मैक्सिमम। गांधार कला का विकास सबसे अधिक हुआ। गांधार कला का विकास सबसे अधिक हुआ। गांधार कला का विकास सबसे ज्यादा हुआ। गांधार कला याद करो जो मैंने इंडो ग्रीक में लिखाई थी, भारतीय यूनानियों में लिखाई थी, तो कनिष्क के समय में ही सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चले हैं और कनिष्क के समय में ही गांधार कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। अब गांधार आर्ट से क्वेश्चन बनता है, तो कौन लेकर आए थे? तो इंडो ग्रीक लेकर आए थे, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसका किसके समय में हुआ? तो इसका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आपका मतलब हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कनिष्क, यानी कि कनिष्क के समय में। ठीक है, तो कनिष्क के समय में सबसे ज्यादा हुआ है गांधार कला का विकास। अच्छा सर, आपसे पढ़ाते जैसे ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, मैं ऑफलाइन वाला ही टीचर हूँ मेनली। मेरा मैं विश्वास ही ये रखता हूँ कि बच्चों को फीलिंग आनी चाहिए, क्लास के साथ साथ याद होना चाहिए। ये देखो, ये गांधार कला के बारे में कुछ विशेष बातें आप सभी लोगों के लिए हैं। जैसे गांधार कला की कुछ खास बात है। पहली बात यह है कि गांधार कला में गौतम बुद्ध जी की यानी कि बुद्ध प्रतिमा होगी, इमेज जो बुद्ध रहना बहुत जरूरी है। और ग्रे कलर का पत्थर होना चाहिए। ग्रे कलर का पत्थर होगा, उसी को ही गांधार कला हम बोलेंगे। तो आप देखो ये क्या है, ज्यादातर इस कला का विकास तक्षशिला के केंद्र में हुआ है। ठीक है, और आप देखो ये यूनानी और भारतीय कला का एक मिश्रण है, यानी कि इंडो ग्रीक आर्ट है। आप याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, इस स्लाइड से इंडो ग्रीक आर्ट है। मुख्य विषय क्या है इसमें? बुद्ध यानी गौतम बुद्ध और जातक कथाएं देखने के लिए मिलेंगे, यूनानी शैली है। तो वही मैंने आपको मतलब बताया कि गांधार कला का मतलब है गौतम बुद्ध की इमेज मिलेगी, इसमें आपको चित्र मिलेंगे गौतम बुद्ध के, और ग्रे कलर मतलब कि धूसर रंग का पत्थर होना चाहिए। ग्रे कलर स्टोन, धूसर रंग का पत्थर पाषाण होगा, इमारतें धूसर रंग से बनी हुई होंगी। ठीक है, आरती मैम और शुभम मैम पीपीटी से पढ़ाते हैं, हर टीचर का अपना अलग है, उनका भी स्टाइल अपना अलग है भाई। तो गांधार कला के बारे में दो बातें आप याद कर लो। एक तो गौतम बुद्ध जी का चित्र होगा उसमें, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। गौतम बुद्ध इमेजेस, गौतम बुद्ध जी के इसमें चित्र होंगे। प्लस दूसरी बात आप इसमें लिख लो ग्रे कलर स्टोन, ये आप ध्यान रखना, ये धूसर रंग का पत्थर होना बहुत जरूरी है। ग्रे कलर स्टोन, धूसर, हिंदी में भी कई बार ग्रे ही लिख के देगा जी आपको। धूसर रंग का पत्थर होना जी बहुत जरूरी है। तो जिसमें धूसर रंग का पत्थर इस्तेमाल होगा उसी को ही हम बोलेंगे गांधार आर्ट कला, यानी कि गांधार कला शैली। ठीक है, तो ये पूरे कुषाण थे, और कुषाणों में मैंने पूरा कनिष्क आपको अच्छे से याद करना है। इसकी वही सात कुछ चार छह बातें जो आपसे बार बार पूछी जाएंगी, उन्हें याद कर लेना। ठीक है, आज क्लास यहीं छोड़ते हैं, थोड़ा मतलब मैं 7-8 मिनट पहले छोड़ता हूँ, इसकी जरा सिकाई कर लूंगा यार, ये ना नस चढ़ गई मेरी। अभी जस्ट फटाफट से हम ठीक 5 बजे मिलते हैं आपके पॉलिटी की क्लास के लिए, तो वहीं बात करते हैं। आ जाओ फटाफट।